अस्सलाम वालेकुम। मेरे साथ आज मौजूद हैं डॉक्टर आमिर ख़ान, जो कि जिन्ना हॉस्पिटल में एज एसोसिएट प्रोफेसर काम कर रहे हैं। हम सर से बात करेंगे आँखों की बीमारियों के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? ठीक ठाक है, आप कैसे? सर वेलकम टू द शो। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। बहुत शुक्रिया। आँखों की बीमारियों के आप माहिर हैं, तो हम आपसे ये डिस्कशन करेंगे कि कौन सी बीमारियां हैं जो कि ज़्यादा आपको रूटीन में देखने को मिलती हैं। आँखों की बीमारियां ज़्यादातर तो जो रूटीन में हम देखते हैं वो हैं नज़र से मुताल्लिक, यानी जिसको हम रिफ्रैक्टिव एरर्स कहते हैं। जो आप ग्लासेस लगाते हैं पेशेंट्स को, उसमें बच्चे भी हैं बड़े भी हैं। फिर बड़ों में 40 इयर्स प्लस जो है उसमें नियर विजन की जो प्रॉब्लम्स है वो आ जाती हैं। उसके अलावा रूटीन में एलर्जी और इन्फेक्शंस और इस तरह की, और ओल्ड एज में या डायबिटिक्स में कैटरेक्ट की एक जो बीमारी है वो बहुत ज़्यादा कॉमन है लोगों में। तो मोस्टली हम इसकी सर्जरीज भी बहुत कर रहे हैं हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादा। हम बात कर रहे थे ऑफ कैमरा लेज़र आई सर्जरी के बारे में, उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। नहीं, उससे पहले मैं थोड़ा सा ये चाहूँगा कि आप आम पब्लिक को, जो मकसद है हमारा पॉडकास्ट का, कि हेल्थ के बारे में इंफॉर्मेशन दी जाए, अच्छी प्रोडक्टिव इंफॉर्मेशन दी जाए। अपनी आँखों का ख्याल रखने के लिए एक ओवरऑल जनरली लोगों को क्या करना चाहिए अपनी आँखों की हेल्थ के मुताबिक, जो थोड़ी बहुत टिप्स अगर आप देना चाहें। उसमें एक तो ये है कि अगर हम चाइल्डहुड से शुरू करें, एज अ पेरेंट आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा माइंडफुल होना चाहिए कि बच्चों में कोई विजन की प्रॉब्लम तो नहीं हो रही। स्पेशली छोटे बच्चे जो होते हैं वो इतना वो बता नहीं सकते कि मेरे एक फॉर एग्जांपल एक कंडीशन है जिसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं जी। तो उसमें एक आंख जो है वो लेज़ी होती है, उसको हम लेज़ी आई कहते हैं जी। तो अब वो बच्चों को पता नहीं होता कि हमें एक आंख से कम नज़र आ रहा है, एक आंख से उनको ठीक नज़र आ रहा होता है तो वो चलते रहते हैं। तो उसमें थोड़ा सा विजिलेंट होना पड़ता है पेरेंट्स को भी और टीचर्स को भी। ऑब्जर्वेंट होना चाहिए कि बच्चे को नज़र आ रहा है, दोनों आंखों से ठीक नज़र आ रहा है। उसका तरीका कार ये है कि बच्चा तो खुद नहीं बताएगा कि मुझे नज़र, उसकी कम्युनिकेशन के स्किल्स डेवलप इतने नहीं हुए या इतनी उसको अवेयरनेस नहीं कि वो खुद बता सके। एग्जैक्टली। उसके लिए फिर ये है कि उनको पीरियडिकली उनका चेकअप होना चाहिए ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास। उनकी विजन चेक होनी चाहिए। ज़ाहिर है जब विजन चेक होगी तो वो इंडिविजुअली दोनों आँखों की बारी बारी चेक होगी तो पता चल जाएगा कि अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो डिटेक्ट हो जाएगा, और उसका अर्ली अगर ट्रीटमेंट हो जाए तो उसकी विजन जो है वो सैल्वेज हो सकती है। अदरवाइज़ 8-9 साल की एज तक अगर ये इसका ट्रीटमेंट हो जाए तो हो सकता है उसके बाद फिर उसकी कोई ट्रीटमेंट नहीं होती, क्योंकि इस एज में विजुअल डेवलपमेंट हो रही होती है। उस दौरान ही अगर आप उसको करेक्ट इस दौरान अगर करेक्ट कर सकते हैं तो वो हो जाएगा करेक्ट। अदरवाइज़ वो कितनी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक नज़र जैसी इतनी बड़ी नेमत अल्लाह ताला की, और वो उससे महरूम रह जाए। ठीक हो गया। ये तो बहुत अच्छी आपने बात दी कि वालिदैन और टीचर्स को विजिलेंट रहना चाहिए। आजकल सर एक ट्रेंड है बहुत ज़्यादा लेज़र के थ्रू आई साइट की करेक्शन की सर्जरीज, तो उस के बारे में आप बताएं वो कितनी बेनिफिशियल है, उसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स हैं, कॉन्ट्राडिकेशन है, आप सजेस्ट करेंगे नहीं करेंगे वो? वर्ल्ड वाइड लेज़र रिफ्रैक्टिव सर्जरी बहुत ज़्यादा कॉमन है कह लें, या बहुत ज़्यादा मकबूल हो चुकी है लोगों में, स्पेशली यंग पीपल में। जो लोग जिनको ग्लासेस लगी हुई हैं और वो ग्लासेस से छुटकारा हासिल करना चाहते हैं फॉर कॉस्मेटिक पर्पसेस, फॉर या जो स्पोर्ट्स करते हैं तो उनको ग्लासेस जो है वो ज़ाहिर गिरती हैं, टूटती हैं, आँख में इंजरी होने का ख़तरा है, ट्रॉमा होता है, तो उसके लिए भी। और एक आपको एक इंडिपेंडेंस हो जाती है ना कि आप ग्लासेस हर वक्त आपको यहाँ पे पेन होती है और पहला काम ग्लासेस लगानी है आपको, उसके बगैर आप तो डिपेंडेंस हो जाती है। तो आप इंडिपेंडेंट होने के लिए भी तो ये, और बहुत ज़्यादा महंगा प्रोसीजर भी नहीं है, तो उसके लिए सिर्फ उसकी एक रिस्ट्रिक्शन ये है कि आपकी जो ग्रोइंग एज है वो कंप्लीट हो चुकी हो, फॉर एग्जांपल अराउंड 20-21 ईयर्स। तो उसका आम तरीका ये करते हैं कि हम रिफ्रैक्टिव एरर्स जो उसका नंबर है वो देखते हैं कि पेशेंट का रिफ्रैक्टिव एरर जो है वो 1 साल से 1.5 साल से स्टेबल हो, तो उसके बाद वो अगर वो चेंज नहीं हो रहा, अगर ज़ाहिर है अभी उसका ग्रोथ हो रही है तो फिर उसको चेंज होगा तो फिर वो नहीं करते, तो वो रुक जाए
स्टेबल हो जाए नंबर, तो उसके बाद फिर हम रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए जाते हैं। ठीक है। उसकी बहुत ज़्यादा आजकल तो नए जदीद जो लेज़र्स आ गए हैं उसमें तो एक दिन के अंदर रिहेबिलिटेशन आप मोबाइल हो जाते हैं, रिकवरी हो हाँ जाती है, जी। मोबाइल हो जाती है। आपको कोई इतना पहले जो थी लेज़र सर्जरीज थी उसमें वो पूरी कॉर्निया की जो एक लेयर हटाते थे, फिर उसकी रीग्रोथ होती थी, ठीक तो है। उसमें फिर मेरे ख्याल में उसमें 7 patient to 8 को- डेज और नहीं, उसमें तकरीबन 2 महीने भी लग जाते थे, ज़्यादा भी लग जाते थे। ठीक तो है। उसमें ये पेशेंट को मुस्तकिल तौर पे वाटरिंग और रेडनेस और बर्निंग और इस तरह की काफ़ी सेंसेशन वो होती पेनफुल थी, और काफ़ी पेनफुल भी होता था। आपको रेस्ट भी करना जी पड़ता है हाँ। उसमें। अब जो फेम्टोसेकेंड लेज़र जो नए जदीद लेज़र्स आ गए हैं उसमें आप विद इन 24 आवर्स वो आप रिकवर कर जाते हैं और उसके बाद आपकी विजन बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। यू कैन गो बैक टू वर्क। सर कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या हैं इसकी? कॉन्ट्राइंडिकेशन एक तो सबसे पहले ये है ना कि ग्रोथ ना उसका जो पीरियड है वो हो गया हो मुकम्मल, और क्योंकि बाज़ लोगों में पैथोलॉजिकल जो ये रिफ्रैक्टिव एरर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल पैथोलॉजिकल मायोपिया है, तो वो इट कंटिन्यूज़, तो फिर उसके लिए उसके अलावा कॉर्निया की कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जैसे क्रेटोकोनस है, जी। तो वो एक ऐसी कंडीशन है जिसमें आप रिफ्रैक्टिव सर्जरी के लिए नहीं जा सकते। ठीक है। इसी तरह बहुत छोटी एज और बहुत ज़्यादा Old ओल्ड एज है, उसमें ठीक भी है। हम नहीं काम करते। ठीक है। इसके बाद कुछ लोग कंप्लेन करते हैं ड्राई आइज़ की और जी हाँ। कुछ और कॉम्प्लिकेशंस ये नॉर्मल है, ये होती है। हाँ। ये जो लेटेस्ट फेम्टोसेकेंड लेज़र है इसमें भी ड्राई आइज़ का ये ठीक। इशू आता है, लेकिन ये 1-2 हफ्ते के लिए होता है, मैक्सिमम 1 मंथ। हाँ, उस दौरान वो आर्टिफिशियल टीयर्स वगैरह हम देते हैं, वो रूटीन में देते हैं, तो ठीक है। पेशेंट रिकवर करती है। रिजल्ट्स इसके कैसे हैं सर? रिजल्ट्स अब तक मैंने जितने केसेस किए हैं 100% रिजल्ट्स हैं। ठीक है। कोई मैंने अभी तक कोई ऐसी कॉम्प्लिकेशन नहीं देखी, लेकिन थ्योरेटिकली कॉम्प्लिकेशंस तो हैं। बिल्कुल। जैसे आपने अभी जिक्र किया ड्राई आई का, तो ड्राई आइज़ होती हैं, बाज़ पेशेंट्स में इन्फेक्शन भी हो जाती है, इन्फ्लेमेशन होती है। जी। जैसे फ्लैप रिलेटेड लेजिक सर्जरी है, जैसे जिसकी मैं अभी बात कर रहा था जी। फेम्टोसेकेंड, उसमें फ्लैप लॉस और फ्लैप एम्पुटेशन और डिस्टॉर्शन और इस तरह की चीज़ें और एस्टिग्मेटिज्म, ये हाँ, चीज़ें हैं। जी। लेकिन प्रैक्टिकली जो मैं आपको बता रहा हूँ अपने जी। एक्सपीरियंस से, तो हाँ। पेशेंट दे हैव रिकवर्ड 100%। एक्चुअली हमारी हाँ वो रिसर्च का इतना कॉन्सेप्ट नहीं है, डेटा कलेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम उस चीज़ को डॉक्यूमेंट नहीं करते। हम रिलाई करते हैं इंटरनेशनली जो डेटा कलेक्ट हो रहा है या रिसर्च हो रही है, उसमें मैं पढ़ रहा था कि वो क्रॉनिक ड्राई आई सिंड्रोम भी हो सकता है। लेकिन ओबियसली जब भी हम प्रैक्टिस कर रहे होते हैं तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि थियोरेटिकली हैं कि ये हो सकती हैं, लेकिन वो देखने को इतनी कॉमन नहीं जी, होती। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है। तो आप सजेस्ट करेंगे कि हर बंदा जो भी आई साइट जो करेक्शन के लिए अपनी लेज़र सर्जरी की तरफ जाए, इसमें एक और सवाल ये है कि ये नियर विजन को भी करेक्ट करता है या सिर्फ फार साइटेडनेस को? बिल्कुल, ये एक अच्छा सवाल है, क्योंकि अक्सर ये लोग पूछते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी जो आइडियल एज है वो है तकरीबन 22 to 30 ईयर्स, जो यंग ये एक एज ग्रुप है जो कि इससे कराना चाहता है सर्जरी। तो नियर विजन की जो प्रॉब्लम है नॉर्मली फिजियोलॉजिकली 40 ईयर्स के बाद शुरू होती है। ठीक है। तो ये जो प्रोसीजर है ये आपकी फार विजन को करेक्ट करता है। ठीक है। और नियर विजन ऑलरेडी ठीक होती है, उस एज में ग्रुप में ठीक वैसे ही ठीक होती है। 40 ईयर्स के बाद आपने लेज़र सर्जरी करवाई है या नहीं करवाई है, आपको ग्लासेस नियर विजन के लिए लगानी पड़ेगी। ठीक है। तो ये इसका ठीक हो गया सर। इसके अलावा कोई ऐसी एरिया ऑफ इंटरेस्ट आपका आई में, जो कि हर डॉक्टर का अपनी फील्ड में एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट होता है, आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट आई में कौन सी सर्जरीज हैं या कौन सी डिजीज़ हैं जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है? मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जब मैं ट्रेनिंग कर रहा था उस वक्त तो ऑक्यूलोप्लास्टिक था। ठीक है। लेकिन अनलकीली कुछ इस तरह के हालात थे कि मैं उसमें फर्दर कुछ कर नहीं सका मज़ीद उसमें ऐसी चीज़। लेकिन यह कि अब फेको सर्जरी जो है ना, जो जदीद तरीन तरीका है कैटरेक्ट को रिमूव करने का, तो वही मेरा इंटरेस्ट है और उसी में मैं काफ़ी ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह। फेको सर्जरी की आपने बात की सर, हम इसको ज़रा अगर ले मैन लैंग्वेज में आप अगर एक्सप्लेन कर दें कि फेको सर्जरी में कैटरेक्ट रिमूवल के लिए क्या होता है, क्या किया जाता है? नॉर्मली जब मोतिया आता था तो पहले शुरू में क्या करते थे कि उसको एक बड़े इंसिजन, बड़े कट के साथ मोतिया पूरा निकाल लेते थे। शुरू की बात कर रहा हूँ। उसमें वो उसके बाद उसको
टांके लगा देते थे बस। ठीक है। तो उसके बाद मोटे शीशे के लिए ऐनक लग जाती थी, तो उसको हम इंट्राकैप्सुलर कैटरेक्ट एक्सट्रैक्शन कहते हैं। फिर ये आहिस्ता आहिस्ता जब लेंसेज डेवलप हो गए, जो शीशा डालते हैं आँख के अंदर, वो डेवलप हो गए, तो उसके बाद इंसिजन जो था, जो कट था, वो थोड़ा छोटा हो गया जी। और हमने उसमें सिर्फ मोतिया निकालते थे और उसके अंदर जो झिल्ली जिसके अंदर मोतिया होता है उसको हम बरकरार रखते थे और उसके अंदर हम शीशा डाल देते थे। फिर जो टांके लगाते थे जिस धागे के साथ, वो धागा भी अब पतला हो गया, पहले मोटा होता था। ठीक है। अब ये जो जदीद तरीन तरीका है, जो फेको एमल्सिफिकेशन जिसको हम कहते हैं, तो वो एक छोटे कट के साथ हम करते हैं, बहुत छोटा सा, तकरीबन 3.2 मैक्सिमम 3.2 होता है, उससे 2.8 और 1.8 भी आ गए इतने छोटे इंसिजन के साथ। तो छोटा सा कट होता है और उसी में से हम एक फेको मशीन है, एक मशीन होती है, उसका एक प्रोब होती है, एक छोटी सी नाली समझ लें, वो हम आँख के अंदर डालते हैं और कैटरेक्ट को उसी के साथ छोटे छोटे पीसेस करके उसी कट में से निकाल लेते हैं, वो सक्शन के थ्रू सक्शन कर लेते हैं, यूँ कह लें। उसको पहले ब्रेक करते हैं, जो न्यूक्लियस है, जो मोतिया है, उसको छोटे छोटे पीसेस में ब्रेक करते हैं और उसके बाद उसको निकाल लेते हैं। ठीक। फिर अब जो लेंस हमने डालना होता है, अब उसका प्रॉब्लम है कि लेंस कैसे डालें थे छोटे इंसिजन में से, तो उसके लिए इंजेक्टर्स डेवलप हो गए। तो इंजेक्टर के अंदर लेंस को, फोल्डेबल लेंस होता है, उसके अंदर डालते हैं और उसको इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो अंदर जाकर अनफोल्ड हो जाता है और वो अपनी जगह पे बैठ जाता है। तो इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये हुआ कि इसमें टांका भी नहीं लगता और हम जो आजकल जो केस ऑपरेशन कर रहे हैं वो बग़ैर टीके के कर रहे हैं, यानी कि हम जो बेहोश करते हैं आँख को या सुन करते हैं, वो टीका नहीं लगाते, बल्कि सिर्फ कतरे डालते हैं। वो लोकल एनेस्थीसिया जो है वो लोकल नहीं लगाते। ठीक है। सिर्फ टॉपिकल करते हैं, टॉपिकल कहते हैं, उसको सिर्फ ड्रॉप्स डालते हैं, आँख सुन हो जाती है। फिर जब आँख के अंदर दाखिल होते हैं तो उसमें भी थोड़ा सा वो सोल्यूशन डालते हैं। ठीक है। तो उससे आँख के अंदर के जो टिश्यूज़ हैं वो भी एनेस्थाइज हो जाते हैं। तो पेशेंट को बिल्कुल फील नहीं होता, पेनफुल नहीं है, कुछ भी नहीं है। इसके लिए मैंने अपनी एक रिसर्च पेपर भी लिखा हुआ है, अपना ज़ाती, जो हमने जना हॉस्पिटल में किए हैं जितने केसेस, तो उसमें हमने पेशेंट को पेन स्कोरिंग का वो किया था कि पेशेंट्स को किसको पेन हुआ, नहीं हुआ, थोड़ा हुआ, ज़्यादा हुआ, उसकी पेन स्कोरिंग है 0, 1, 2, 3, 4। वो मेरा उस पर ऑनलाइन भी है, रिसर्च पेपर देखा जा सकता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब था और बिल्कुल पेशेंट्स, इवन जो एक्स्ट्रा कैप्सुलर जो टांके वाला ऑपरेशन है वो भी मैं टॉपिकल में करता हूँ, वो भी मैं टीका नहीं लगाता। ठीक है सर, आप कह रहे हैं एक्स्ट्रा कैप्सुलर, कोई इंडिकेशंस होती हैं कि आपने जो है वो फेको एमल्सिफिकेशन की तरफ नहीं जाना, आपने कैप्सुलर की तरफ जाना है? जी बिल्कुल। कुछ इंडिकेशन ऐसी हैं, जैसे बहुत मैच्योर कैटरेक्ट है, बहुत ब्रूनिसेंट कैटरेक्ट हम उसको कहते हैं, बहुत हार्ड कैटरेक्ट होता है, न्यूक्लियस होता है, तो उसको ब्रेक करना और मतलब उसको फेको के ज़रिए करना हो तो जाता है, लेकिन उसमें एक इशू ये आता है कि जब हम उसको ब्रेक कर रहे होते हैं, तो जो मशीन जो हमने यूज़ की है, जो आँख के अंदर जब उसको ब्रेक करने में एनर्जी यूज़ होती है, उसमें अल्ट्रासाउंड एनर्जी यूज़ होती है, हीट प्रोड्यूस होती है। वो हीट जो होती है, कॉर्निया का जो एंडोथीलियम एक लेयर होती है, वो बिल्कुल करीब होता है, तो उसको हीट के ज़रिए डैमेज पहुंच सकता है, उसमें वो फिर डिकॉम्पेंसेशन हो जाती है कॉर्निया। इट्स नॉट अ रिस्क वर्थ टेकिंग। हाँ यस, तो वो फिर ओल्ड एज इतनी हो तो आपको इतना उसके लिए रिस्क नहीं लेना चाहिए। हम इंसिजन थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं और 2-4 टांके लगा देते हैं, जो 1.5 महीने बाद 2 महीने बाद हम निकाल देते हैं, तो द आउटकम इज़ इक्वली गुड। ठीक हो गया। और आई सर्जरी के बारे में हम बात करें तो इट्स अ वेरी फाइन सर्जरी। आपको अपने जो मोटर स्किल्स हैं उनको बड़ा रिफाइन, हैंड आई कोऑर्डिनेशन बड़ा रिफाइन करना पड़ता है। इसमें शुरू में कैरियर में आपको कोई डिफ़िकल्टी आई है या आपको लगा कि इट वाज अ पीस ऑफ केक? नहीं, इट वाज नेवर अ पीस ऑफ केक, इट वाज वेरी डिफ़िकल्ट। शुरू में आपको जो माइक्रोस्कोप होती है, हमेशा ये जो सर्जरी होती है माइक्रोस्कोप के अंडर हो सकती है, नेकेड आई से नहीं हो सकती जी। पहली बात तो ये है। तो माइक्रोस्कोप जो होती है, जिस तरह बाइनोकुलर्स होते हैं, दूरबीन होती है, उसमें आपको दोनों आंखों से देखने के लिए इमेज को फ्यूज़ करना पड़ता है, तो वो शुरू में इमेज फ्यूजन जो है वो एक मुश्किल काम होता है। लेकिन ये होता है कि 2-4 दिनों में 2-4 केसेस में वो आप कर लेते हैं, क्योंकि इंसानी दिमाग जो है वो इसमें इतनी फ्लेक्सिबिलिटी है कि वो आप उसको कर लेते हैं।
फिर ये तो सिर्फ देखने की हद तक मैं बात कर रहा हूँ। एक हमारा स्लिट लैंप होता है जिसमें हम पेशेंट्स को देखते हैं, वो भी बाइनोकुलर होता है, उसमें भी थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है, माइक्रोस्कोप में होती है। फिर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो सर्जरी में होती है, एक तो उसका जो सूचर है, टांका जिसको हम कहते हैं, वो बहुत ही बारीक होता है, वो 10-0 होता है, यानी बाल से भी बारीक होता है। बिल्कुल। तो उसको तो वैसे तो आपको नज़र ही नहीं आ सकता। तो माइक्रोस्कोप में जब हम देखते हैं, शुरू में मैं अपनी बात कर रहा हूँ कि जब हम ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमें वो उसके साथ यानी ऊपर से कुछ और नज़र आ रहा होता है, और वो हाथों के साथ हमें उसके साथ कोऑर्डिनेशन नहीं बन रही होती है। तो वो आहिस्ता साइज़ की वजह से, बहुत साइज़ की वजह से, फिर हम किधर जाना है, इंस्ट्रूमेंट छोटे छोटे होते हैं, हाथ हमारे इतने बड़े बड़े, तो इट टेक्स टाइम, लेकिन हो जाता है। मेरे साथ मौजूद थे डॉक्टर आमिर ख़ान, जो कि एसोसिएट प्रोफेसर हैं वुमेन मेडिकल कॉलेज में और जिन्ना हॉस्पिटल में अपनी सर्जरीज करते हैं। हमने आई के डिजीज़ पे बहुत सारी बात की। उम्मीद है आपको ये मुफीद लगी होंगी। और अंटिल नेक्स्ट टाइम, आई एम डॉक्टर उसामा काजी एंड यू आर वाचिंग काजीज़ पॉडकास्ट।